हेलो एवरीवन। आज के सेशन में जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है ये भी आप सभी के लिए समझना और जानना बेहद जरूरी है। तो लेट मी टेल यू द टॉपिक। द टॉपिक फॉर टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी सेंट्रल डॉगमा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जॉब बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहां से एक आध सवाल आपको देखने को मिल जाता है। सेंट्रल डोगमा क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय क्रिक। यहां पर मैंने केवल और केवल क्रिक का नाम लिखा है, ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चों को क्रिक के साथ वॉटसन का नाम जरूर याद आता है, बट वो वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से रिलेटेड है। यहां पर अकेले क्रिक ने सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट दिया था। ये तो कंप्लीट हमने कर लिया कि सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय क्रिक, बिकॉज ऐसा भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम होता है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि आफ्टर ऑल सेंट्रल डोगमा क्या है। मान लो मुझे आज की क्लास में आप सभी तक एक मैसेज पहुंचाना है कि व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। मैसेज पहुंचाने वाला कौन है? मैं हूं। मैसेज क्या है? सेंट्रल डोगमा। किस तक पहुंचाना है मुझे मैसेज? आप तक। तो ये जो फ्लो ऑफ मैसेज हो रहा है, ये जो मैसेज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो रहा है, इसे ही हम जेनेटिक्स की भाषा में सेंट्रल डोगमा कहते हैं। शायद अभी आपको उतना क्लियर नहीं हो पाया होगा, बट मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उसे जरूर दिमाग के कोने में बिठाए रखिएगा। बिकॉज सेंट्रल डोगमा का पूरा कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर आधारित होता है। अब इंफॉर्मेशन कहां से कहां तक पहुंचता है, इसी चीज को समझने के लिए आज के इस क्लास को मैं ले रही हूं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। आखिर ये सेंट्रल डोगमा क्या है? तो सेंट्रल डोगमा को समझने के लिए हमें ये जानना है कि जो जो सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? हमारे डीएनए के पास होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से प्रोटीन तक पहुंचाया जाता है, और पहुंचाने का जो माध्यम है वो कौन होता है? आरएनए। आइए लिख लेते हैं सेंट्रल डोगमा को इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले आ गया डीएनए। डीएनए अपने अंदर स्टोर किए गए इंफॉर्मेशन को आरएनए को देता है, और फिर आरएनए इस इंफॉर्मेशन को किसको पहुंचा देता है? प्रोटीन्स को पहुंचा देता है। तो ये जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स वाया कौन? वाया आरएनए। इस फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम कह देते हैं सेंट्रल डोगमा। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो डीएनए से आरएनए तक इंफॉर्मेशन का बहाव होता है, फ्लो होता है, या फिर ये जो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस होते हैं, इनको हम जेनेटिक्स के लैंग्वेज में कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई डीएनए से आरएनए तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर ये आरएनए उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कहां तक ले जाएगा? प्रोटीन तक। और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं ट्रांसलेशन। तो यही है सेंट्रल डोगमा, जिसमें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो डीएनए से आरएनए तक होता है, और फिर फाइनली आरएनए से किस तक पहुंचा दिया जाता है? प्रोटीन्स तक पहुंचा दिया जाता है। आइए लिख लेते हैं सेंट्रल डोगमा का डेफिनेशन। इट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन्स। आई होप आपको सेंट्रल डोगमा का मीनिंग समझ में आ गया हो, और साथ ही साथ हमें यह भी पता चला आज की क्लास में कि सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट क्रिक ने दिया था। डीएनए से आरएनए तक जो इंफॉर्मेशन का बहाव होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन तक का जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच जाता है। जैसा कि आपने देखा कि डीएनए सबसे पहले अपने अंदर स्टोर किए गए इंफॉर्मेशन को किसको दे रहा है? आरएनए को।
और इसी प्रोसेस को हम क्या कह दे रहे थे, हम कह दे रहे थे इसे ट्रांसक्रिप्शन, अगर आपने समझा होगा। बट बहुत बार इसका उल्टा प्रोसेस भी हो जाता है, जहां पर आरएनए जो होता है वो अपने अंदर के इंफॉर्मेशन को किसको दे देता है, डीएनए को, या फिर तुम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहो तो ये कह सकते हो कि आरएनए डीएनए को बनाना चालू कर देता है। अब डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उसको तो हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, लेकिन जब उल्टा प्रोसेस चलता है, जब आरएनए ने डीएनए को बनाना शुरू कर दिया, तो इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ये एक एंजाइम के प्रोसेस में प्रेजेंस में होता है, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एंजाइम का नाम भी तैयार हो गया, एंड दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। साथ ही साथ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये बड़ा कॉमन प्रोसेस नहीं होता है। इट इज नॉट कॉमन, ऐसा नहीं कि हर दूसरे तीसरे इंसान में, हर दूसरे तीसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। मेनली ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये रिपोर्ट किया गया है वायरसेस के ग्रुप में, जिन्हें हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, रेट्रोवायरसेस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने जस्ट देखा कि आरएनए से जो डीएनए तक इंफॉर्मेशन का बहाव होता है, जो कि जस्ट उल्टा होता है ट्रांसक्रिप्शन का, इसे हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा। मैंने आपको यह भी बताया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपने लिखा अभी जस्ट, इसका एक और नाम होता है, एंड दैट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इट इज आल्सो नोन एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर डिस्कस करना जरूरी है, और वो ये कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपने देखा, ये आर्टिफिशियली हम लेबोरेटरी में भी कैरी कर सकते हैं। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है, रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है नेचुरली, बट ये प्रोसेस हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, कैन बी डन इन लेबोरेटरी ऑल्सो। और जब लेबोरेटरी में ये प्रोसेस किया जाता है, तो प्रोसेस तो सेम ही है कि हम आरएनए से क्या बनाने जा रहे हैं, डीएनए को। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में। तो जब ये प्रोसेस हम लेबोरेटरी में कैरी करते हैं और उस दौरान हमें जो डीएनए मिलता है, इसी डीएनए को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, एंड दैट इज सी डीएनए। और ध्यान रखिएगा यहां पर जो मैंने सी लिखा है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और ध्यान रखना कि ये स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि कैपिटल सी से। यानी सी डीएनए इज दैट डीएनए जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से लेबोरेटरी में बनाया गया। सच काइंड ऑफ डीएनए इज नोन एज सी डीएनए, या फिर अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। में आरटी लिख रही हूं शॉर्ट में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेमिनिज्म। वो इसीलिए बिकॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की जो डिस्कवरी हुई थी, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, इट वॉज डन बाई 2 साइंटिस्ट, जिनमें से एक का नाम था टेमिन और दूसरे का नाम था बाल्टीमोर, जिसका दूसरे का नाम क्या था, बाल्टीमोर। सो दे ये दोनों जो थे, ये दो साइंटिस्ट थे, वन वाज टेमिन एंड द अदर वाज बाल्टीमोर। सो हमने अभी तक क्या सीखा, एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स की ओर आएंगे। हमारा आज का टॉपिक था सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा जिसका कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय क्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये जेनेटिक्स के अंदर का। हमने ये सीखा कि जो सेंट्रल डोगमा होता है, इसमें हम स्टोर किए गए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहां हमने ये सीखा कि इंफॉर्मेशन का बहाव हमेशा डीएनए से आरएनए की ओर और आरएनए से फाइनली किसकी ओर होता है, प्रोटीन्स की ओर।
डीएनए से आरएनए तक जब इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फाइनली जब आरएनए प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है देन दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन्स। एक और इंपॉर्टेंट केस भी हमने आज के सेशन में सीखा, वो ये कि ट्रांसक्रिप्शन का एक उल्टा प्रोसेस भी रिपोर्ट किया जाता है, जहां पर जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है और इंफॉर्मेशन आरएनए से कहां पहुंचने लगता है, डीएनए के पास तक, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसे ही हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ इट इज नॉट अ कॉमन प्रोसेस, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ये बहुत कॉमन प्रोसेस नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने सीखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रेट्रोवायरसेस, जो कि वायरसेस का एक ग्रुप होता है, इसमें रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा मैंने ये वाला पॉइंट तो आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट चीज जो हमने सीखी वो ये कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये लेबोरेटरी में भी करवाया जा सकता है। अगर आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है तो आप आसानी से इस प्रोसेस को लेबोरेटरी में भी कैरी ऑन कर सकते हो, और लेबोरेटरी में जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, तो जो डीएनए बनता है उसे हम cDNA कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो cDNA बन रहा है इसमें स्मॉल c का यूज कीजिएगा, बिकॉज जब आप कैपिटल C वाला डीएनए लिखते हो तो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए, और ये जो डीएनए बना लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसे हम कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आई होप आपको यहां तक सेंट्रल डोगमा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमने आज की क्लास में सीखा वो ये कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम टेमिनिज्म भी कहते हैं, और टेमिनिज्म इसीलिए कहा जाता है बिकॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है इट वाज गिवन बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। बहुत जगहों पर जब आप सेंट्रल डोगमा पढ़ने बैठोगे ना तो आपको सेंट्रल डोगमा कुछ इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट एक इस तरह से लिखा रहता है, इसके बाद आरएनए बना रहेगा और उसके बाद प्रोटीन्स, और बहुत सारी किताबों में सेम प्रोसेस को थोड़ा सा और स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है और कुछ इस तरह से लिखा जाता है जैसे मैं लिख रही हूं, इस तरह से कुछ। तो आपको ये भी बता दूं कि एक एक्स्ट्रा स्टेप कहां से आ रहा है। तो ये जो स्टेप आपने देखा हुआ ये वाला, इसका मतलब है डीएनए के अंदर खुद को बनाने की भी क्षमता है, और सही तो है, डीएनए से डीएनए तो बनता ही है ना भाई, तो डीएनए से डीएनए बनने के ही प्रोसेस को वी कॉल इट एज रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन नहीं कहना है तो इसको आप और क्या बोल सकते हो, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन भी नहीं कहना है तो और क्या कह सकते हो, सिंथेसिस भी कह सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सेंट्रल डोगमा में थोड़ा सा और एडिशन करते हैं और इस तरह से भी दर्शाते हैं कि भाई डीएनए सबसे पहले डीएनए बनाता है, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन बनाता है, और सेम प्रोसेस को चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाती हैं कि डीएनए ने डीएनए बनाया तो इसे हमने रेप्लिकेशन कह दिया, फिर ये रेप्लिकेटेड जो डीएनए इसने आरएनए बनाया इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं, और आरएनए से हमने प्रोटीन बना लिया जिसे हम क्या कह देते हैं, ट्रांसलेशन कह देते हैं। और कभी कभार आपने देखा कि जस्ट उल्टा प्रोसेस भी हो जाता है जहां आरएनए से डीएनए बनता है, विच इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे पेपर्स में पूछ भी लिया जाता है कि अभी आपने देखा कि डीएनए से डीएनए भी बनता है पहले स्टेप में, और इसी प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन या फिर डीएनए सिंथेसिस कह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा सवाल भी था जो कि IGKV CET 2018 वाले ईयर में पूछा गया था, वो ये कि डीएनए से डीएनए बनाने का जो प्रोसेस है इसमें भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में देखा। किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, अगर ऐसे सवाल आ जाएं तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मैं बेसिक बता रही हूं आज की क्लास में, और उस एंजाइम का नाम है
डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, जिसे कभी कभार जेनेटिक्स के बहुत सारी किताबों में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये भी जरा ध्यान से समझिएगा। तो हमने आज की क्लास में ये सीखा कि डीएनए से हमने क्या बना लिया, डीएनए। इसके बाद इस डीएनए ने बना दिया आरएनए, और आरएनए ने फाइनली क्या बना दिया, प्रोटीन्स बना दिया। सबसे पहला स्टेप को हमने रेप्लिकेशन कहा, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हमने ट्रांसलेशन कहा। अब क्या होता है, पेपर में सवाल तो और भी अच्छे लेवल के आ जाते हैं। तो देखिएगा, एक और सवाल है जिसको यहां पर ही डिस्कस करना जरूरी है। आइए समझते हैं ये सवाल क्या है। सवाल एक्चुअली आता है साइट। साइट मतलब ये जो तुमने रेप्लिकेशन पढ़ा, ये जो तुमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा, ये हमारे सेल के अंदर कौन कौन से हिस्सों में होता है। तो जरा इमेजिन कीजिए, डीएनए कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहां पर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस में हो जाएगा, न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए से ही तो आरएनए बन रहा है। अब डीएनए कहां पर बैठा हुआ है, न्यूक्लियस में, तो वो ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रोसेस कहां पर करेगा, न्यूक्लियस में। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने के लिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन बनाने के लिए हमें इस सेल ऑर्गेनेल की सहायता लेनी पड़ती है जिसका नाम है राइबोसोम। और आपको बता दूं, अगर मैं सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं प्लांट सेल का, ये मैं प्लांट सेल ड्रॉ कर रही हूं, ध्यान रखिएगा। ये न्यूक्लियस है, ये बाहर में साइटोप्लाज्म होता है, और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। प्रोटीन बनाने के लिए हमें राइबोसोम चाहिए ही चाहिए। आरएनए बन चुका है न्यूक्लियस में, और जब इस आरएनए को प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ती है ना, और प्रोटीन बनाने के लिए क्योंकि राइबोसोम चाहिए होता है, तो आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकलना पड़ता है साइटोप्लाज्म में। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में नहीं होता है, बल्कि ये कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में। क्यों साइटोप्लाज्म में होने की जरूरत पड़ी, बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन बनाने के लिए, जिसको राइबोसोम कहते हो, आप कहते आए हो ना, प्रोटीन फैक्ट्री है वो सेल का, वो तो साइटोप्लाज्म में बैठा है, और उसके बिना तो प्रोटीन बन नहीं पाएगा। इसलिए ट्रांसलेशन का प्रोसेस जिसमें प्रोटीन बनता है वो सेल के किस हिस्से में होता है, साइटोप्लाज्म में। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा हाउ वाज दिस सेशन। थैंक यू सो मच।